This video is regarding agriculture science. The idea is only to give some information for those people who are not related to agriculture field, who are professionally not educated in the science. Intention is not at all to raise queries or issues that this particular subject is not exactly matching with this thing. Majority of these things are related to every aspect in one or other way. तो let's try to understand कि exactly है क्या. जब हम start करते हैं, मैंने farmer, first activity which a farmer has to do is to go for purchase. Purchase of what? He has to purchase all agriculture inputs, purchase of seeds, purchase of implements and many other items which are related to his farm activities for a particular crop he is taking. तो इस चीज़ में जब वो परचेज के लिए जाते हैं तो उन्हें एग्रीकल्चर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट उसमें डायरेक्ट अप्लाई होता है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से वो समझ पाता है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, कौन सी टाइप की मार्केट लोकेशन में ज़्यादा प्राइस सही बैठता है. तो उसके लिए उसको मार्केट इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी, प्राइसेस का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे कि कौन से टाइप का ब्रांड हो, चाहे कौन सी मार्केट हो, वेयर टू बाय, व्हाट टू बाय. तो इस टाइप की जो उनके क्वायरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाती है. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बेसिस पे उनका जो किसान का अपना खर्चा है, अपना बजट है, उसको ध्यान में रखते हुए वो एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदी कर सकते हैं. तो सेकंड एस्पेक्ट जब आप इसमें देखते हैं वो आता है लैंड प्रिपरेशन. तो चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, ज़्यादातर उन सब में जो है ज़मीन को तैयार करना पड़ता है. तो ज़मीन की तैयारी में हमें ये देखना है कि ज़मीन में जब हम तैयारी देख रहे हैं तो मुझे देखना है कि उसकी जो मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की मिट्टी है. चिकनी मिट्टी है, खारी मिट्टी है या रेतीली है. तो उसमें क्या हमें उसमें सॉइल में अमेंडमेंट डालना चाहिए, उनको जिप्सम डालना पड़ेगा या चूना डालना पड़ेगा. तो वो मिट्टी का जो इलाज है लैंड प्रिपरेशन से पहले उसको सॉइल को अमेंडमेंट करना है, किस टाइप का उसका टेक्सचर, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन किसान के यूज़ में आती है वो है सॉइल साइंस. तो सॉइल साइंस जब हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर साइंस में तो वो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा उसका यूज़ होता है. तो उन फैक्टर्स को ध्यान में देखते हुए हम किसान ज़मीन को तैयार करते हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे हम आते हैं सोइंग और प्लांटिंग, प्लस साथ में हमने यहाँ पे रखा है इरिगेशन. तो मिट्टी जो है उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स किसान लेते हैं आफ्टर गेटिंग देयर सॉइल टेस्ट एंड वाटर टेस्ट रिपोर्ट. तो जो भी उनके पास पानी का स्रोत है, मिट्टी है, उन सब की जब जांच करवा ली है उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दो चीज़ें रखी हुई हैं. एक है PBG यानी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स. दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट हमारा इसमें अप्लाई हो रहा है वो है एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान. तो सोइंग और प्लांटिंग में दोनों ही चीज़ों का इसलिए महत्व है कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए हम चावल की, धान की फसल की बात करते हैं तो अगर वो वैरायटी हाइब्रिड है जो कि प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का एस्पेक्ट है, तो अगर वो हाइब्रिड सीड है तो उसमें जो है जो डिस्टेंस होता है सीड का, सोइंग के टाइम पे स्पेसिंग होता है, वो अलग अलग होते हैं. वीट का रेट नॉर्मल वाले में अगर हम धान लगाते हैं, सिंपल साधारण वैरायटी लगाते हैं तो उसमें हमें 8 kg तक 1 एकड़ में बीज चाहिए होता है नर्सरी तैयार करने के लिए. और जबकि 2 से 3 किलो तक में हाइब्रिड राइस अगर है तो वो 2 से 3 kg की ही बीज की ज़रूरत होती है उतने ही 1 एकड़ के क्षेत्र के लगाने के लिए. सो एग्रोनॉमी एंड प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक एस्पेक्ट्स आर अप्लाइड इन sowing or planting of a crop. And irrigation also depends on kind of variety, type of soil and many other factors such as its growing number of days,
mistakes in field, all these aspects are there. So these two subjects are going to be useful in this application. Now let's come to nutrition. अब जब किसान ने अपनी फसल लगा ली है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, तो पहला न्यूट्रिशन जो है वो सबसे पहले जब हमने ज़मीन तैयार किया था उस टाइम पे आमतौर पे गोबर की खाद का इस्तेमाल हुआ, वहाँ से कुछ न्यूट्रिएंट मिला। उसके बाद उन्होंने ज़मीन तैयार करते वक्त ही फास्फोरस, पोटाश जो, और अगर फास्फोरस है वो खाद उन्होंने शुरू में डाला। मान लीजिए अब यही ऑर्गेनिक पद्धति होती तो यहाँ पे वो केमिकल खादों के बजाय हम ऑर्गेनिक उत्पाद देते, कि जैसे कि मेनली हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हो जाते हैं, वो हमने यूज़ करके एजोप्रोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है और राइजोबियम है, इस टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स क्रॉप को ध्यान में रखते हुए वैरायटी कौन सी है उस हिसाब से ज़मीन तैयार करकर वो उसमें भी अप्लाई किया। इसके बाद जब हमारी मेन फसल धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है तो उस पर हमें नाइट्रोजन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं उनका ज़्यादा ध्यान देना है। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी हैज़ ए बिगर रोल। जब तक प्लांट फिजियोलॉजी की जब समझ होगी कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में पौधा अपटेक करता है, हाउ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन ए प्लांट, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे हमें इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है प्लांट फिजियोलॉजी का। इसके बाद में जब पौधा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, उसको खुराक अच्छी दी जा रही है, तो हम देखते हैं कि बहुत तरह के अनेकों प्रकार के खरपतवार खेतों में उगे हैं। खरपतवार, वृंदावन, नदीम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये वो पौधे हैं जो कि एक पर्टिकुलर समय पे उस पर्टिकुलर खेत में उनकी आवश्यकता नहीं थी, भले ही वो मक्का है। मान लीजिए मक्का अगर हमारा आलू के खेत में उगा हुआ है तो मक्का बहुत ही लाभदायक पौधा है, लेकिन उस टाइम पे वो हमारे लिए एक खरपतवार है, वीड है। सो अ प्लांट विच इज़ नॉट डिजायर्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर क्रॉप इन ए फील्ड इज नॉन एज वीड। इसके अलावा अन्य जंगली पौधे हैं जो कि उग जाते हैं मेन फसल के साथ में, वो न्यूट्रिशन के साथ कम्पीट करते हैं, पौधे की ज़मीन के साथ उनकी सॉइल की लड़ाई हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है। तो इसका जो बिगेस्ट ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि हमारा फसल जो है उसका उत्पादन कम हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा हानिकारक है किसी भी फार्मर के लिए। सो क्रॉप साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड्स ऑफ वीट प्लांट्स ग्रो इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अ क्रॉप और एन ऑर्चर्ड। तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम उन पे या तो अपना मैकेनिकल मीन्स होता है, आप इंटरकल्चरिंग कर देते हैं, गुड़ाई निदाई जिसको हम बोल देते हैं, या अगर केमिकल वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग तरह के हर्बिसाइड जो है रिकमेंडेड हैं। और जब आप केमिकल हर्बिसाइड यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आपने ये ध्यान देना है हमेशा कि अलग अलग हर्बिसाइड के टाइम पे उनकी डिमांड होती है कि जब खेत है उसमें नमी बनी रहे। अगर नमी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी रहेगी तो फसल को नुकसान होने का चांस रहता है। तो इसलिए कोई भी जब आप केमिकल यूज़ करते हैं, चाहे वो खरपतवार नाशक है, बीमारी के लिए है पौधों की, या कोई कीटनाशक है, तो उस सब में जो उसके लिटरेचर दिया गया है, जो सिफारिश की हुई मात्रा है दवा की, जो उसका बताया गया तरीका है, इन सबको आप और जो सावधानियां बरती गई हैं उसको अप्लाई करते समय ये सब चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। इसके बाद लेट्स कम टू अनदर टॉपिक विच इज प्लांट पैथोलॉजी। तो एनी काइंड ऑफ क्रॉप, भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप और फील्ड क्रॉप में जो है उनमें अलग अलग तरह की बीमारियां आती ही आती हैं, और जब वो बीमारियां आती हैं तो उसको हमें नुकसान को कम करना है। बीमारियों में ये चीज़ आपको देखना है कि अगर कीड़ा आ रहा है तो वो आपको सामने से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप बीमारी में एक पत्ते पे दाग देख रहे हैं, कोई दागी पत्ता हो गया है या पत्ता झुलसना शुरू हो गया है, तो ये वो अवस्था है कि जबकि वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैज़ ऑलरेडी मेड एन इन्फेक्शन, तो वो हार्म जो है वो ऑलरेडी कर चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी दैट सिम्टम। तो इसलिए राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ सीड सोइंग, उसके पहले हमें सीड ट्रीटमेंट देना है फंजीसाइड से, कि बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपने पहले ही स्टेज से बीज का उपचार किया गया हो। उसके बाद जो अन्य फफूंदीनाशक दवाएं अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फसल में रिकमेंडेड हैं, आप उनको ठीक से अप्लाई करते रहें। फिर इसके बाद आ जाता है कि इंसेक्ट मैनेजमेंट।
In field we see many kind of insects are there. Some are beneficial, many are harmful. तो जो beneficial है हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से इंसेक्ट जो हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, विच आर प्रेडेटर्स। अब मान लीजिए कि लेडी बर्ड बीटल है, वो एक बहुत ही यूजफुल इंसेक्ट है, बेनिफिशियल फ्रेंडली इंसेक्ट है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब खेतों में अप्लाई कर रहे हैं, कोई केमिकल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं कीड़े को मारने के लिए, तो वो उसको ना नुकसान करे। तो ये भी आप ये ध्यान रखें कि बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो नुकसान ना करे। पैकोग्रामा है, वो सब आपने फील्ड में लगाया है, अपने प्रॉपर सर्वेलेंस किया है फील्ड का, टाइमली मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद जो है उसमें ये देखना है कि जो ट्रैप्स हैं, फेरोमोन ट्रैप्स भी बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको भी यूज़ किया गया। तो इन सब तरीक़ों से एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेरियस इंटीग्रेटेड मेथड्स विच कैन बी यूज टू मैनेज इंसेक्ट्स इन अ फील्ड। अब इसके बाद क्या होता है कि किसान ने इतने दिनों तक ख्याल रखा, उनकी लगन लगी रही, और बाद में फिर फसल का टाइम आ जाता है हार्वेस्ट करने का। तो जब फसल को हार्वेस्ट करना है उस टाइम पे आप देखेंगे कि एक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हमने सब्जेक्ट को ध्यान में रखा है, दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो ये कहता है कि किस टाइप का आपने आजकल मॉडर्न हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, वो चाहे ऑर्चर्ड क्रॉप्स के लिए चाहे फील्ड क्रॉप्स के लिए। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नॉलेज से हमें ये हेल्प मिलता है कि हम कौन सा बढ़िया इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। तो हार्वेस्ट जो है वो कटाई जो है वो मैकेनिकल भी हो सकती है, हाथ से मैन पावर भी लग सकते हैं, अदरवाइज़ जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आता है कि जब हार्वेस्ट हो गया तो हार्वेस्ट के साथ साथ ही हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, खास करके पेरिशेबल क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स में, कि देयर आर चांसेस ऑफ फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो सून आफ्टर हार्वेस्ट दे नीड टू बी गिवन पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। और उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि अंडरस्टैंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जो भी फसल है उसमें कटने के बाद में कौन कौन से फंगस के अलावा और कई चीज़ों से उसको अटैक का खतरा रहता है, बैक्टीरिया वगैरह का, तो उसके लिए हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं तो आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग किसान के लिए आज सबसे बड़ी चैलेंज यही होता है कि फसल तो उगा लेते हैं लेकिन मार्केटिंग वो प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से उनका सेल को नुकसान होता है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि मार्केटिंग जो है, प्रचार और संपर्क, उसमें किसानों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेथड्स हैं, अगर उसकी प्रॉपर नॉलेज होती है तो वो प्रचार संपर्क करके आड़तियों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के कि ये वाली फसल के अंदर हमारे ये गुण हैं, ये इतना उत्पादन आया है और ये क्वालिटी में ये बेहतर है बाकियों को कंपैरिजन में, कि इसमें ये बीमारी कम लगी है या इसमें कीड़े का कम प्रकोप है, ये अच्छा बीज इस्तेमाल किया गया है। तो और आजकल फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस क्षेत्र में, तो वो एफपीओज पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस ये सब किसान मेले वगैरह लगते हैं, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेट में और बहुत सारे माध्यम हैं जिससे कि किसान अपने फसल का प्रचार कर सकते हैं, लोगों से संपर्क में आ सकते हैं, अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इन सब के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर साइंस का, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और लास्ट में आप देखेंगे हमने लिखा है सेल्स। कई बार हम सेल्स एंड मार्केटिंग बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं मार्केटिंग तो सेल्स है। जी नहीं, मार्केटिंग जो है वो अलग चीज़ है, सेल जो है वो डायरेक्ट बिक्री है। तो जब तक हमारा मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छी सेल होने की उम्मीद कम रहती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करें और तब जाके हमारा सेल जो है वो अच्छे हमें बायर्स मिलेंगे और अच्छी सेल होगी। इन सब प्रक्रिया के लिए आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है वो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। कायदे से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो सबसे नीचे की बजाय सबसे ऊपर का एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं मैनेज करने के लिए हमें एक बिज़नेस का अक्यूमेंट होना चाहिए, बिजनेसमैन का, और किसान जो है तभी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है और उसकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों को, खेत को मैनेज करने में, प्रॉफिटेबिलिटी लाने में, कि किसान ने आमदन में उनको लाभ मिले।
प्रोडक्शन के साथ साथ जब तक की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक वो बिज़नेस उतना वर्थ नहीं रहता है। और लास्ट में एक बात फिर जस्ट यही मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहूँगा, द लास्ट थिंग विच आई वांट टू से इन दिस प्रेजेंटेशन, कि बिल्कुल भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये सब्जेक्ट की हम ये इम्पोर्टेंस है, इसकी ये इम्पोर्टेंस हम इन चीज़ों को लें। ये जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की गई है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वह एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज़ नेसेसरी फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, और किस सब्जेक्ट का कहाँ पे रोल आता है ये ब्रॉड हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो जस्ट ये एक अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों के लिए जो बेसिकली एग्रीकल्चर साइंस में एजुकेटेड नहीं है, ये उनको नॉलेज हेल्पफुल रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।